हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर ली होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है रिवीजन का, राइट। तो आप सभी के लिए जो है 20 फरवरी को जो सोशल साइंस का पेपर होने जा रहा है, तो उनके लिए मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। काफ़ी बार रिपीट हुए ये क्वेश्चन, राइट। और ये क्वेश्चन के साथ विद एक्सप्लेनेशन, वो भी इजी वर्ड में आप सभी को समझाऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से, है ना, देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, राइट। बाकी सारे यूट्यूबरों जैसा हम झूठा वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन यकीन मानिए अगर ये वीडियो को आप देख करके एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को आप क्लियर करके आएंगे, राइट। और सोशल साइंस जो होता है एक समझने का सब्जेक्ट होता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, राइट। और आप जो है हमारे चैनल सेक्शन पे जाकर के उसमें भी हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, लेसेज फेयर क्या है। तो लेसेज फेयर जो है एक प्रकार का सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है सरकार का हस्तक्षेप न होना, ठीक है। सरकार किसी भी प्रकार से इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है सरकार को केवल कानून और व्यवस्था बना के रखने के लिए जो है सरकार काम करता है, ठीक है। और आर्थिक संकट को स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाता है, राइट। तो जिसको लेसेज फेयर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमें खुली वातावरण देता है व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। रोलेट अधिनियम क्या है। रोलेट अधिनियम पर लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी। रोलेट अधिनियम जो था, है ना, रोलेट अधिनियम के विरोध में जनता में आक्रोश भर गया था, हड़तालें करने लगी थी, जुलूस निकालने लगा था, ठीक है। ये रोलेट एक्ट काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को, है ना, बिना किसी भी साक्ष्य वारंट के जो है उसको गिरफ्तार कर सकता था, ठीक है। ये अंग्रेजों द्वारा जो है एक अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। इसका जो है काफ़ी विरोध होने लगा, काफ़ी इनके, है ना, तहत प्रोटेस्ट चलने लगा, गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो ये जनता की, लोगों की प्रतिक्रियाएं थी। पूछ सकता है कि रोलेट एक्ट क्या है। तो रोलेट एक्ट एक काला कानून था, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों को जो है गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज एक साजिश, है ना, क्या करी थी, साजिश रची थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का जो है ब्रिटिश कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध ने जो है ब्रिटिश सेनाओं पर गहरा प्रभाव डाला था। और युद्ध के दौरान जो है ब्रिटेन ने हथियार, गोला बारूद, अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं इसका उत्पादन किया था, ठीक है। और इससे जो है औद्योगिक उत्पादन में तो वृद्धि हुई, नए उद्यमों की, जो नए उद्यम जो होता है उनकी तो स्थापना हुआ। लेकिन युद्ध के बाद जो है आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, है ना, अनेक प्रकार की समस्या और गरीबी का जो है काफी प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश कंपनी पर यह प्रभाव पड़ा था, ठीक है। उस समय इंडिया में जो ब्रिटिश जो कंपनियां थी, जो अपना जो है कहीं ना कहीं शासन जो कर रहा था, उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है, विश्व युद्ध के बाद। और देखिए 4 नंबर का सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ना, असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम के बारे में कह रहा है, काफी बार रिपीट हुए। तो याद रखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 में, है ना, चलाया गया था, ठीक है। और ये स्थगित हो गया था 1922 में, ठीक है। तो देखिए गांधी जी जो 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें जो है जितने भी विदेशी वस्तुएं था, विदेशी जो भी, है ना, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, इन सारी चीज़ों को बहिष्कार किया गया था, ठीक है। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना था। ये आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो कारण ये था कि रोलेट अधिनियम, दमनकारी नीति, है ना, और जनता के प्रति जो आक्रोश था, है ना, उनको फैलाना, ठीक है। कहीं ना कहीं रोलेट जो अधिनियम था वो बहुत ही, है ना, गलत कानून था, ठीक है। और देखिए दूसरा इसका क्या कारण था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है नियतीय लोगों पर गोली चलाकर, है ना, काफ़ी जो है लोगों को जो है मौत का घाट उतार दिया था, ठीक है। अमृतसर जो जलिया, है ना, वाला बाग जो था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ना, आर्थिक शोषण होने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, ठीक है, ये भी एक कारण था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा पर लोगों का विश्वास बढ़ता गया, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन, है ना, शुरू हो गई। लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया इसका, ठीक है, काफ़ी साथ दिया था। परिणाम क्या हुआ। तो राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरूकता का जो है प्रचार प्रसार होने लगा, है ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगा, स्वदेशी वस्तुओं को जो है बढ़ावा मिला, ठीक है। और ग्रामीण और शहरी
जनता में जो है एक रिलेशनशिप बिल्ड होने लगी, आंदोलन में लोग जुड़ने लगे, है ना। चोरा चोरी घटना के बाद आंदोलन स्थगित हो गया था। क्या हो गया था? स्थगित हो गया था, जैसे बता रहे थे 1922 में, ठीक है। पर स्वतंत्रता संघर्ष में जो है एक नई दिशा मिली थी। क्या मिली थी? एक नई दिशा। तो ये था असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर का सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इस पर चर्चा करना है, ठीक है। तो देखिए बिहार जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें महिलाओं की काफ़ी भूमिकाएं हैं, ठीक है। बिहार की जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायतों में महिला को जो है आरक्षण मिलने से वे मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद इन सारे पदों में चुनी जाती है, राइट। इससे ग्रामीण महिलाओं के जो नेतृत्व का काफ़ी अवसर मिलता है। महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, है ना, पीने का पेयजल और पोषण के साथ साथ जो है महिला बाल कल्याण से जुड़ी मुद्दों पर जो है आवाज़ उठाती है, उनको प्राथमिकता देती है और वे सरकारी योजनाओं को जो है गांव तक पहुंचाने में, है ना, सक्रिय भूमिका निभाती है, ठीक है, राइट। और महिलाओं की जो भागीदारी से जो है पंचायत में क्या होती है, एक अच्छा जागरूक और एक अच्छा स्वस्थ पंचायत का जो है क्या होता है ना, मतलब उनका निर्माण होता है और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ महिलाएं आवाज़ उठाती है। इससे जो है ग्रामीण समाज में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई है, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या कह रहे हैं। 6 नंबर का सवाल, राइट, कह रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने और क्यों प्रारंभ किया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मुख्य रूप से 1985 में मेधा पाटेकर द्वारा, किसके द्वारा, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे और अन्य साथियों के साथ मिलकर के शुरू किया गया था, राइट। ये आंदोलन नर्मदा नदी पर जो बन रहा था सरदार सरोवर बांध, ये काफ़ी बड़ा बांध परियोजना था, राइट। इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी लोग थे उनका जो है, आदिवासी लोगों के साथ साथ बहुत सारे किसान थे, उनका जो है ना कहीं ज़मीन कट रहा था और उनका घर कट रहा था, जिसके कारण से वो जो है ना पुनर्वास हो रहा था, ठीक है। और पर्यावरण के साथ साथ काफ़ी लोगों का घर के साथ साथ जो है खेती बाड़ी भी नष्ट हो रही थी, इसलिए इनका विरोध किया गया था, ठीक है। क्यों किया गया था? तो कहीं ना कहीं याद रखिए, लोगों का खेत के साथ साथ घर के साथ साथ जो है बहुत सारे जंगलों का जो है क्या किया जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था, इसलिए जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, सरदार सरोवर बांध के खिलाफ। चलिए उसके बाद देखिए 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कोर बैंकिंग क्या है। तो देखिए कोर बैंकिंग एक प्रकार का जो है ना उपयोग की जाने वाली एक सेवा है, उपयोगिता है। यह ग्राहक को जो है किसी भी शाखा में जमा करना, है ना, निकासी करना और खाता की जानकारी, ऑनलाइन ट्रांसफर जैसी सुविधाएं देता है, राइट, है ना। कोर बैंकिंग प्रणाली याद रखिए, इससे जो है तेज, सुरक्षित और आसान तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी और प्रणाली में जो है अधिक, है ना, क्या करता है, एक विश्वसनीय बन गई है, राइट, है ना। ये काफ़ी बढ़ावा देता है, ठीक है। इससे जो है लेन देन काफ़ी आसान हो गया है, कोर बैंकिंग प्रणाली याद रखिए। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि समावेशी विकास क्या है। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो देखिए समावेशी विकास एक प्रकार का आर्थिक विकास है जो समाज के सभी वर्ग, चाहे वो गरीब हो, वंचित हो, महिला हो या अल्पसंख्यक हो, सभी का विकास होता है, ठीक है। और कोई भी इसमें भागीदार बन सकता है। इसका लाभ जो है ना सबको समान मिलता है, सबको समान वितरित होता है, जिसको हम समावेशी विकास कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 9 नंबर का सवाल कह रहा है कि 1991 में जो है प्रमुख आर्थिक सुधार किस प्रकार किया गया था या क्या था। तो 1991 में जो है आर्थिक सुधार, है ना, एक अधिनियम पारित हुआ था जिसमें उदारीकरण हुआ था। उदारीकरण में जो है उद्योगों पर जो है सरकारी नियंत्रण जो भी था वो कम कर दिया गया था। उनको लाइसेंस, है ना, प्रणाली क्या की गई थी, समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। और उनको जो है ना क्या किया गया था, व्यापार करने के लिए जो है ना छूट दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद निजीकरण, है ना, निजीकरण, ये सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटाई गई थी और निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला था। क्या मिला था, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको काफ़ी बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। बिजनेस करे, व्यापार करे, ग्रोथ करे, राइट। वैश्वीकरण, इसमें जो है विदेशी निवेश और विदेशी कंपनी को जो है भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें लोगों में रोजगार, है ना, के साथ साथ व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई थी, राइट। उसके बाद देखिए आयात निर्यात, ये नीति जो है
है ना। इस नीति में काफ़ी सुधार किया गया था, जिसमें सीमा शुल्क घटाया गया था। ठीक है, जो सीमा शुल्क होता है ना, देश की सीमा जो शुल्क होती है उनको घटाया गया था। रुपए का जो है अवमूल्यन, ठीक है, इससे जो है निर्यात को प्रोत्साहन मिला था, और बैंकिंग और वित्तीय, है ना, क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ था। राइट, इससे जो है भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया था, और मजबूत करने का उद्देश्य से ही लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद देखिए, बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है। बफर स्टॉक इसलिए बनाया जाता है जिसका उद्देश्य होता है, जैसे आपातकालीन स्थिति जो होता है, महामारी जब फैल जाती है, उस स्थिति में जब अकाल पड़ जाता है तो कम उत्पादन के समय जो है वो अनाज उन जरूरतमंदों, उन लोगों को जो है ना, उनके लिए स्थिर रखा जाता है। ठीक है, सुरक्षित रखा जाता है, जिनके माध्यम से गरीब, है ना, वंचित लोगों को वितरित किया जाता है समान रूप से। राइट, तो याद रखिए, है ना, बफर स्टॉक आपातकालीन स्थिति जैसे अकाल या कम उत्पादन के समय, है ना, अनाज का जो निर्बाध आपूर्ति जो होता है उसको सुनिश्चित करना, और बाजार में कीमतों को स्थिर रखना, और भारतीय खाद्य निगम जो FCI होता है उनके माध्यम से गरीब वर्ग को जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है उचित दरों में भोजन को उपलब्ध कराने, है ना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है बफर स्टॉक का। याद रखिए, ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। समोच्च कृषि क्या होता है। देखिए, समोच्च कृषि ऐसा कृषि होता है जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, जिसमें ढलान होता है, तो उसमें जो है छोटे छोटे क्यारी बना करके जो है खेती की जाती है, जिससे जो है मिट्टी की उर्वरता, है ना, नष्ट ना हो, ह्यूमस की मात्रा कम ना हो, और खेती अच्छा हो। तो वहाँ पे ढलान बना करके जो है खेती किया जाता है समानांतर रेखाओं द्वारा। ठीक है, इनका जुताई भी होती है। तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ज़्यादातर उत्तराखंड वाले इलाके में होते हैं। ठीक है, जो पहाड़ी इलाके हैं। उसके बाद 12 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है किस प्रकार, इनको बताना है। तो देखिए, सांप्रदायिकता जो होता है, सांप्रदायिकता ये धर्म के आधार पर समाज को क्या करता है, भेदभाव फैलाता है, समाज को विभाजित करती है ना। सांप्रदायिकता के तहत जो है हिंसा, दंगे जो है भड़कने लगते हैं। ठीक है, जिससे देश में एकता और अखंडता कमजोर हो जाता है। ठीक है, जब एकता अखंडता कमजोर हो जाएगा तो लोकतंत्र पर खतरा होगा ही होगा। ठीक है, 13 नंबर का सवाल देखिए, सतत विकास क्यों आवश्यक है। तो सतत विकास, ठीक है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसका अर्थ होता है वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करते हुए पर्यावरण पर ऐसा ध्यान रखना चाहिए जिसमें जो है ना, भावी पीढ़ी के लिए जो संसाधन को सुरक्षित रखा जाए। यानी हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ जो है आने वाले पीढ़ी पर भी ध्यान रखेंगे, ताकि उनको भी जो है संसाधन उपलब्ध हो सके, उनको भी सुरक्षित रूप से मिल सके। ठीक है, यह पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच एक प्रकार का बैलेंस बना के रखता है, संतुलन बना के रखता है। राइट, उसके बाद 14 नंबर का सवाल देखिए प्यारे बच्चों, 14 नंबर का सवाल है, मानव विकास सूचकांक के घटक बताइए। तो मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन, है ना, डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 मुख्य घटक है। ठीक है, पहला है स्वास्थ्य जैसे जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के जो वर्ष होते हैं, और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये सब क्या है, मानव विकास सूचकांक के घटक है। इसी से पता लगता है कि, है ना, विकास दर और लोगों की जो है स्थिति किस प्रकार है। ठीक है, तो बाढ़ के जो है 4 कारण पूछ रहे हैं, बाढ़ के जो है 4 कारण बताइए। तो बाढ़ का 4 कारण क्या है, बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, याद रखिए। और बाढ़ के जो है प्रमुख 4 कारण क्या क्या हो सकता है, अत्यधिक वर्षा, नदी में उफान, वनों की कटाई, और तटबंधों को टूटना। बड़े बड़े जो बांध होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसके कारण से जो है क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। राइट, उसके बाद देखिए, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकार का उदाहरण के साथ बताना। तो देखिए, उपभोक्ता कहीं ना कहीं जो कुछ उपभोग करता है, कुछ खरीदता है, वो उपभोक्ता है। ठीक है, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब कहीं ना कहीं एक प्रकार का उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्ता जो है 14 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था। तो उपभोक्ता को बहुत सारे अधिकार है। ठीक है, पहला है सुरक्षा का अधिकार, है ना, हानिकारक वस्तुओं से खुद को बचने का अधिकार है। ठीक है, इसके लिए जैसे खराब गैस सिलेंडर नहीं बेचा जाए, कुछ एक्सपायरी वाले सामान नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, इनके तहत अगर आपसे कोई ऐसा कर रहा है तो आप जो है उपभोक्ता, है ना, अधिनियम हेल्पलाइन नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर FIR दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सूचना का अधिकार, सही कीमत, सही वजन, तारीख जानने का जो है उदाहरण, मतलब
कहीं ना कहीं आपको जो है एक प्रकार का अधिकार मिलता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे पैकेट पर एमआरपी, एक्सपायरी डेट, इन सारी चीज़ों को आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दुकानदार से। अगर नहीं बता रहा है तो आप जो है उनका शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, चुनने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, अपने पसंद की वस्तु खरीदने की आज़ादी दी गई है। ठीक है, मनपसंद ब्रांड, मनपसंद साबुन, मनपसंद कोई भी चीज़ें आप अपने मनपसंद से खरीद सकते हैं। वो जो भी दुकानदार है वो आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद सुने जाने का अधिकार, शिकायत पर जो है आपका बात अगर नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। राइट, जैसे खराब सामान की शिकायत आप उनसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर कोई भी खराब या एक्सपायरी डेट वाला कोई भी वस्तु अगर दे दिया तो जो है उनको उनके साथ जो है आप शिकायत कर सकते हैं। राइट, निवारण का अधिकार है ना, नुकसान या बदली हुई या पैसा वापसी अगर नहीं ले रहा है, मान लीजिए मोबाइल, खराब मोबाइल दे दिया आपको, खराब वस्तु दे दिया, अगर वो है ना निवारण उसका नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर जो है आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, आपको जो है अलग अलग चीज़ों की जानकारी वो आपको दे सकता है, शिक्षित आपको कर सकता है। ये सारा जो है उपभोक्ता को कहीं ना कहीं अधिकार प्राप्त है, किससे, अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर का सवाल देखिए, भारत में सीमेंट उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेबल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको इग्नोर मत कीजिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप जो है कम से कम जो है इसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। राइट, तो देखिए भारत का सीमेंट उद्योग, ठीक है, देश के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे घर वगैरह बनाते हैं आप, कोई भी चीज़ें है ना, उद्योग वगैरह बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह में जो है सीमेंट का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। राइट, भारत जो है दुनिया भर के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक देशों में शामिल है भारत। राइट, याद रखिए, सीमेंट का उपयोग घर बनाने, सड़क, पुल, बांध, उद्योगों का निर्माण करने में होता है। ठीक है, उद्योग के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम, कोयला है ना और कच्चे माल है ना, सीमेंट उद्योग में जो है ये सारे जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, राइट, और भारत में जो है सीमेंट जो होता है, सीमेंट कारखाने मुख्य रूप से राजस्थान, कहाँ पे, ज़्यादातर राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश है ना, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सीमेंट जो उद्योग होता है वो रोजगार उपलब्ध कराता है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। ठीक है, सरकारी योजना जैसे आवास, सड़क निर्माण है ना, इस उद्योग का जो है तेजी से विकास हुआ है। ठीक है, याद रखिए इन सारे कारणों से सीमेंट उद्योग का। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, आतंकवाद जो है लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे? तो आतंकवाद जो है, आतंकवाद है ना लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख चुनौती है। क्यों? क्योंकि आतंकवाद जो होता है ना, ये मासूम लोगों को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, देश में दंगा फैला देता है, देश में जो है ना आपदाएं उत्पन्न कर देता है। ठीक है, यह जो है भय फैलाकर नागरिकों की सुरक्षा, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है और सामाजिक जो सौहार्द होता है उनको सीधे खतरों में डाल देता है। राइट, यह जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया या संस्थानों में जो है ना क्या करता है, बम गिरा देता है या वहाँ पे जो है हमला कर देता है। ठीक है, और नागरिकों के जो है मौलिक अधिकार को कमजोर कर देता है, जिससे शासन व्यवस्था को जो है काफ़ी प्रभावित करती है और देश में जो है एकता और विकास को बाधित कर देता है। ठीक है, याद रखिए। मौद्रिक प्रणाली मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो मौद्रिक प्रणाली एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें मुद्रा के तहत है ना, मुद्रा के तहत हम कोई भी चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वितरण और नियंत्रण के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भारत में जो है इसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जो भारतीय केंद्रीय बैंक है। उसके बाद 19 नंबर का सवाल देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में है ना अपना व्यापार को जमा करके रखता है, अपना व्यापार करता है, अपना प्रभुत्व को फैला करके रखता है। ठीक है, उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। एक से अधिक देशों में उत्पादन या सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन इसका मुख्यालय किसी एक देश में होता है, ये किसी एक देशों के व्यक्ति का होता है। राइट, और याद रखिए जैसे टाटा हो गया, सैमसंग हो गया, फोर्ड हो गया, ये सब के सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है क्योंकि ये एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में सहकारिता के विकास का वर्णन कीजिए। आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ना, 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत में जो है सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 से जो है सहकारी ऋण समिति अधिनियम से हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसानों और कमजोर वर्गों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाना। 1912
को, ठीक है, 1912 को जो है सहकारी समिति अधिनियम, सहकारी संस्थाओं का विस्तार हुआ था। स्वतंत्रता के बाद है ना, भारत सरकार जो था, भारत सरकार ने सहकारिता को जो है क्या किया, ग्रामीण विकास, है ना, ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। क्या माना है? साधन माना है। जैसे खेती, दुग्ध उत्पादन, चीनी मिल के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी जो है इसका तेजी से विकास हुआ है, राइट। अमूल जैसी संस्था जो है, दुग्ध क्रांति जैसे वर्गीत कुरियन द्वारा जो चलाया गया था, इनमें जो है बड़ी भूमिका निभाया सहकारिता, ठीक है। सहकारिता ने रोजगार को बढ़ावा दिया, किसानों की आय में वृद्धि करी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया है, गांव की अर्थव्यवस्था को, राइट। उसके बाद देखिए गुप्त मतदान क्या होता है, गुप्त मतदान, ठीक है। अक्सर जो है ये गांव समाज में देखने को मिलता है गुप्त मतदान, जैसे वोटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वोट जो करता है इलेक्शन के टाइम पे, चुपचाप जो है किसी भी पार्टी या किसी दल को जो है जाकर के वोट कर देता है और पूछता है कि वोट किसको दिए, उसके बारे में कोई बोलता नहीं या नहीं बताता है, ठीक है। अपना सरल परिभाषा में अगर कहा जाए, अगर आप किसी को वोट कर देते हैं और दूसरों को नहीं बताते हैं, वो जो मतदान करते हैं वो गुप्त मतदान हुआ। गुप्त मतदान एक प्रणाली है जिसमें मतदाता को वोट गुप्त रखा जाता है ताकि कोई भी न जान सके कि वो किसको वोट दिया, राइट। उसके बाद देखिए 22 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि विपक्षी दल के कार्य क्या है, वर्णन करके बताना। जैसे राहुल गांधी यानी वो विपक्षी नेता है ना। जैसे आईएनसी जो है अभी कांग्रेस जो है वो विपक्षी दल में आता है, राइट। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय बीजेपी, वो केंद्र में बैठा है और उनके जो है अपोजिट में जितने भी दल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, विपक्षी दल होंगे। विपक्षी दल जो है लोकतंत्र में सरकार पर निगरानी रखने का काम करता है, सरकार की नीति और कार्यों का जो है वो आलोचना करता है, ठीक है, उनकी कमी को उजागर करता है। विपक्षी दल जो होता है सांसद या विधानसभा में प्रश्न पूछकर और बहस में जो है भाग लेकर सरकार को जवाबदेह के लिए जो है मजबूर करता है, ठीक है, और उन जन समस्याओं को सदन में उठाता है जो जनता की आवाज बनता है, ठीक है। इसके अलावा विपक्षी दल जो है ना, वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत करता है और लोकतंत्र को जो है संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है। विपक्षी दल जितना मजबूत होगा वो सरकार से उतना सवाल पूछ सकता है, राइट, याद रखिए। उसके बाद 23 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की योगदानों की विवेचना करना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है कहीं ना कहीं देश को जो है आजाद कराने में जो भूमिकाएं निभाई गांधी जी, उनके बारे में जो है यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है महात्मा गांधी की योगदान काफी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया स्वरूप और दिशा दिया है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के साथ साथ संघर्ष को जो है क्या बनाया, मुख्य आधार बनाया, जिससे आंदोलन जन जन तक पहुंचा, यानी पूरा भारत में पहुंच चुका था, ठीक है। जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था जिसमें सारे भारतीयों को एक किया था। विदेशी शासन को जो है शांतिपूर्ण विरोध किया था। नमक सत्याग्रह, नमक का जो रेट बढ़ा दिया गया था उनके विरोध में, है ना। अंग्रेजी कानूनों को जो है चुनौती दी थी, जनता को संगठित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1900, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, एक सेकेंड, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है स्वतंत्रता की जो है मांग में निर्णायक बना था, ठीक है। और उन्होंने जो है स्वदेशी खादी, है ना, उसके साथ साथ छुआछूत के साथ साथ जो है सामाजिक सुधार पर काफी बल दिया था, ठीक है। किसानों मजदूरों के साथ साथ महिलाओं को आंदोलन से जोड़ा था, है ना। उनके नेतृत्व में ही, ठीक है, विचारों ने भारत को अहिंसक मार्ग से स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये गांधी जी का क्या था, योगदान था, प्यारे बच्चों। तो गांधी जी का योगदान काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। गांधी जी एक क्या थे, एक अच्छे नेता थे, ठीक है। और ये जो है हिंसा नहीं करवाना चाहता था, हिंसा नहीं करना चाहता था। आजकल के नेता किस प्रकार है, क्या है, अपने स्वार्थ के खातिर क्या से क्या कर देंगे, ये आप सभी को पता ही है। तो गांधी जी दोबारा पैदा होना, है ना, अति असंभव है, याद रखिए। संघीय शासन की दो विशेषता, ठीक है। संघीय शासन, संघीय शासन का मतलब होता है सत्ता का विभाजन। देश में अलग अलग प्रकार के जो सरकार होता है, अलग अलग अंग के जो सरकार होते हैं उसको संघीय शासन कहते हैं। सत्ता के विभाजन से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां जो होती है संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से बांटी जाती है, ठीक है। संघीय शासन में आएगा ये, है ना। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ये संघीय शासन में जो है संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है। और सभी सरकार उनके अनुसार काम करते हैं, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग। संविधान से हट करके वो नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, नागरिक को इनका अधिकार अगर पता होगा तभी नागरिक जो है अपने, है ना, अधिकारों के खातिर, अपने हक के खातिर लड़ सकेंगे, राइट। उसके बाद देखिए ये 2 मार्क्स का सवाल है, नगर निगम के किन्हीं 4 काम के बारे में पूछ रहा है। तो नगर निगम के 4 कार्य क्या क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे वैसे कार्य है, नाला बनवाना, सड़क का सफाई करवाना, है ना, लाइट का इंतजाम करवाना, लेकिन 4 जो मेन कार्य है वो कार्य को समझते हैं। जैसे जल की आपूर्ति, है ना, अगर जल की कमी है तो जल की आपूर्ति करना, ठीक है, सफाई की व्यवस्था, सड़क व नाली का निर्माण करवाना, कचरा को साफ करवाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल करना, सार्वजनिक मतलब सरकारी, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल कानून वह कानून है जिसके तहत कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि जो होता है, जो अपने पार्टी से जीत करके दूसरे पार्टी में जो पहले शामिल हो जाता था, उनके लिए ये कानून बनाया गया है कि कोई भी, है ना, पार्टी विधायक या सांसद, है ना, अपने दल से जीतने के बाद जो है दूसरे पार्टी में वो नहीं जाएगा। अगर चले जाता है तो उनकी सदस्यता उस पार्टी से रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, और उनको उस पार्टी में कभी शामिल नहीं किया जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए 27 नंबर का सवाल है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। जैसे कि अभी आप सभी को बता रहे थे कि दांडी यात्रा का उद्देश्य था अंग्रेज जो बनाया था नमक कानून, उनका विरोध करना था। क्या करना था, अंग्रेजी कानूनों को विरोध करना था, ठीक है, नमक कानून जो बनाया था। नमक जो है, नमक पर जो ब्रिटिश सरकार जो था वो अधिक जो है वो कर लगा दिया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था। तो ब्रिटिश सरकार का जो है अधिकार को तोड़ना था ताकि लोगों को स्वतंत्रता के प्रति, है ना, क्या मिल सके, जागरूकता मिल सके, ठीक है। यह जो है यात्रा गांधी जी द्वारा जो है ना, कहाँ पे चलाया गया था, कहाँ पे, दांडी जो है गुजरात के जो है ना, आश्रम से दांडी तक गया था, ठीक है, याद रखिए, इसलिए इसको जो है दांडी यात्रा कहा जाता है, ठीक है, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए 28 नंबर का सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 28 नंबर का सवाल, ठीक है। तो 28 नंबर में ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, ठीक है, अभी वर्तमान में जिसको मुंबई बोलते हैं। इस संगठन की स्थापना में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका भारतीयों को एकजुट करना और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया दिशा देना था, ठीक है। तो 1885 में हुआ था, याद रखिए, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। मुद्रण क्रांति जो है, मुद्रण क्रांति मतलब छपाई खाना, ठीक है, मुद्रण क्रांति ने विश्व में ज्ञान को जो है प्रचार प्रसार को काफी तेज कर दिया, ठीक है। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा छापे खाने की आविष्कार की गई थी, ठीक है, किया था। आविष्कार के तहत जो है पुस्तकें सस्ती हो गई, अधिक संख्या में जो है उपलब्ध होने लगा पुस्तकें, इससे जो है शिक्षा का विस्तार हुआ, आम लोग जो है पढ़ना लिखना सीख सका, ठीक है, नहीं तो पहले बहुत महंगा था, ठीक है, याद रखिए, किताबें बहुत महंगा था, पुस्तकें काफी महंगा था, ठीक है। ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ किससे, मुद्रण क्रांति से, याद रखिए। धार्मिक ग्रंथों, है ना, वैज्ञानिक विचार रोज जो था, विचारक, राजनीतिक विचारकों के जो था, ये सब लोग जो है अपने विचार को क्या किया, तेजी से प्रचार किया। क्या किया प्यारे बच्चों, प्रचार किया, याद रखिए। मुद्रण जो है, मुद्रण ने, है ना, मुद्रण ने लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार आंदोलन को मजबूत किया, समाचार पत्र का विकास हुआ, जनता में जागरूकता बढ़ी, है ना, शासकों के लिए जवाबदेह बना, ठीक है, जो राजनीतिक पार्टियां था, ठीक है, जो शासक था उस समय जो शासन कर रहा था, है ना, उनमें जो है वो जवाबदेह का जो है एक कारण बना ताकि जनता के प्रति वो जवाबदेह बन सके, ठीक है। इस प्रकार मुद्रण क्रांति ने आधुनिक जो समाज था उनका निर्माण किया, शिक्षा के साथ साथ, है ना, उनके विचारों में जो है उनका निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने, मुद्रण क्रांति ने, छपाई खाना ने, याद रखिए। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है कारण का विवेचना करना, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। इनका कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए अन्यायपूर्ण कानून, विशेषकर जैसे नमक कानून हो गया, है ना, जनता में जो है अत्यंत परेशानी में डाल दिया था। नमक जैसी आवश्यक जो वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में यूज होता है ना, इस पर जो है गरीबों के लिए काफी भारी बोझ मतलब ला करके रख दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा जो है 11 सूत्रीय मांग को रखा गया था जो सरकार जो है अस्वीकार कर दिया था, जिससे आंदोलन जो है काफी तेजी से भड़क चुका था, ठीक है। इसके अलावा जो है साइमन कमीशन ने भारतीयों की उपेक्षा, आर्थिक शोषण,
के जो साथ जो है ना, क्या कर रहे थे, किसान के साथ, है ना, क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, तो क्या कर रहे थे उनके साथ, तो उनके साथ जो है ना शोषण कर रहे थे, है ना, बदहाल स्थिति तथा स्वराज की मांग, ठीक है, किसकी मांग, स्वराज की मांग, जो भारतीयों सबका जो है मांग था, है ना, इन सारे कारणों के कारण जो है जनता को जो है कानून तोड़कर शांतिपूर्ण क्या किया, जनता विरोध किया, ठीक है, अंग्रेजों का कानून तोड़ करके, याद रखिए, ठीक है। और ये आंदोलन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो याद रखिए 1930 ईस्वी को ये सारे कारण थे किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है। उसके बाद देखिए 31 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, बिहार में 1974 में जो है छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, है ना, 1974 में जो है ना आपातकाल जो लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो छात्र लोग थे वो शामिल होकर के बिहार में आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन जो है पूरे, है ना, भारत में फैल गया था। तो देखिए 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन कई गंभीर समस्याओं के कारण हुआ था, है ना, राज्य में काफी महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, जिससे जो है छात्र और युवा, है ना, असंतुष्ट हो गए थे, शिक्षा व्यवस्था में जो है बदहाली हो गया था, परीक्षाओं में देरी हो रहा था। अभी भी ये मतलब समस्या, है ना, गंभीर रूप से जो है बिहार में हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। याद रखिए डिग्री के बाद रोजगार न मिलना ये बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। सरकार की जो है अकुशल प्रशासनिक व्यवस्था, जनता की समस्या, है ना, अनदेखी करना, ये सब आक्रोश लोगों में बढ़ गया था, छात्राओं में बढ़ गया था। छात्रों ने इसे केवल शिक्षा से जोड़ करके यह आंदोलन न चला करके संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन के लिए चलाया गया था, ठीक है। ऐसा आंदोलन एक बार और होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बिहार और भारत की जो है दुर्दशा, है ना, सही हो पाएगा, याद रखिए। तो इस आंदोलन को जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया गया था, जो एक प्रकार का जन आंदोलन हो गया, ठीक है, जन आंदोलन बन गया। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आर्थिक संकट क्या है। तो 1900 आर्थिक संकट का मतलब होता है जब मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगारी के साथ साथ जो है ना भूखमरी फैल जाना, ठीक है। तो 1929 ईस्वी में जो आर्थिक संकट जिसे महामंदी कहा जाता है, वह स्थिति जब विश्व की अर्थव्यवस्था अचानक गिर गया था, शेयर मार्केट क्रेश हो गया था उस समय, ठीक है। इसकी शुरुआत अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया था, ठीक है। कारखाने बंद हुए, है ना, व्यापार में घाटा होने लगा, ठीक है, बैंक दिवालिया यानी खत्म होने लगा, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। तो ये जो है किसान अपनी फसलों को जो है उचित दाम पर नहीं बेच सका था, जिससे गरीबी बढ़ने लगी और आर्थिक संकट जो है विश्व, है ना, राजनीति को प्रभावित किया, विश्व समाज को काफी गहरा प्रभाव में डाल दिया गया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों तब ये वीडियो यहीं से, है ना, खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगर चैनल पे आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमारे संस्थान के बच्चे हैं तो आपको ग्रुप में PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिए